ओके, तो सम नेचुरल फिनोमेना हम पढ़ रहे थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज द लाइटनिंग। ठीक है, जो बिजली चमकती है, दैट इज लाइटनिंग। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि फ्रैंकलिन ने चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, और चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, उनका नेचर ऑपोजिट होता है, इसके बारे में बताया। ठीक है, तो ये बात हुई कि ये जो बिजली चमकती है आसमान में, क्या इनके पास भी वही चार्जेस हैं जिनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रैंकलिन ने फिर, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और क्या लिया, मींस दैट्स काइट, एंड की एक्सपेरिमेंट किया। एक पतंग लिया, और उस पतंग में एक मेटल की जो है वो जो है चाबी ली, और उस पतंग को उड़ाने के लिए जो है एक थ्रेड लिया। ठीक है, सिल्क थ्रेड लिया, और उस पतंग को जो बहुत तेज बिजली चमक रही थी और बारिश थी तब उसमें उड़ाया, क्योंकि तभी बिजली जो है चमक रही थी, तो उसको पता करना था, और उसको उड़ाते उड़ाते जो है वो वहां तक ले गया जहां तक पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब बिजली चमकी और वहां पे क्या था, जो कनेक्शन था की तक। ठीक है, तो जब बिजली चमकी तो उस बिजली से चार्जेस आए, और फिर उसके बाद जैसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको टच किया, तो फिर उसको एक बहुत तेज झटका लगा और वो बेहोश हो गया। तो जिससे उसको ये पता चला कि ये जो बिजली चमकती है, ये भी क्या होती है, चार्जेस की वजह से चमकती है। ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, द चार्जेस। वहां से ये चीज हमें पता चली। ठीक है, अब जब फ्रैंकलिन ने आगे मतलब ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो अब यहां पे बात आती है कि होता कैसे है। यानी ये जो बिजली चमकती है, और थंडर मीन्स जो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, गरज वाला जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो क्यों होता है। तो देखो, हम ये जानते हैं कि जैसे ही बारिश होने वाली होती है या बहुत आंधी तूफान होता है, आप देखते हो बादल जो होते हैं वो एकदम क्या हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, और हवाएं चलती हैं, ये बादल मूव करते हैं। ठीक है, तो इन बादल के ऊपर क्या होता है, चार्जेस डेवलप कर जाते हैं, प्लस एंड माइनस। पॉइंट समझ में। ठीक है, चार्जेस डेवलप कर जाते हैं, और हम ये जानते हैं कि जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो करते हैं, चार्जेस फ्लो। ठीक है, वेयर टू वेयर, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब जब ड्यू टू इंटरैक्शन, जब वो क्लाउड्स करीब आते हैं, विसिनिटी में आते हैं, तो अब चार्जेस क्या होते हैं, वो फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द लाइटनिंग। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि सच रैपिड फ्लो ऑफ चार्ज, रैपिड फ्लो ऑफ चार्ज through the air between the two oppositely charged clouds is called electric discharge or lightning or lightning। ठीक है, ओके, तो इस वजह से बिजली चमकती है, ड्यू टू डिफरेंस इन द चार्जेस इन द क्लाउड्स। ठीक है, इस वजह से बिजली चमकती है। अब देखो, जब बिजली चमकती है तो क्या होता है कि वो बिजली ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इस ट्रेवलिंग से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। और वो हीट क्या करती है, इसके आसपास की जो हवा होती है, द पार्टिकल्स, द मॉलिक्यूल्स,
ठीक है। इसको जब हीट मिलती है तो ये अचानक से एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि बिजली ऐसा तो नहीं है बहुत धीरे धीरे जा रही है, तो आसपास की जो हवा होगी बहुत धीरे धीरे हीट होगी, ऐसा नहीं है। बिजली क्या हो रही है, मींस विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो रही है, भाग रही है। तो जब भाग रही है तो ये जो उसके आसपास जहां से वो भाग रही है, तो उसके आसपास की जो हवा है वो अचानक से हीट करती है, ठीक है। और अचानक से हीट ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज्यादा हीट होती है। तो ये जो हीट की वजह से एक एक क्विक हीट होता है, एक रैंडम हीट होता है, जिसकी वजह से ये आसपास की जो एयर होती है ये क्विकली क्या कर जाती है, एक्सपैंड कर जाती है। क्विकली क्या कर जाती है, एक्सपैंड, ठीक है, दैट एक्सपैंड्स। और जैसे ही वो क्विकली एक्सपैंड करती है तो जैसा एक्सप्लोजन होता है ना, तो इसी वजह से यहां पे क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। और उसी साउंड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड थंडर। क्योंकि यहां पे आप देखो, अब जैसे होता है बैडमिंटन और आपको तेज या लकड़ी होती है बहुत तेज चलाओ तो देखो एक आवाज आती है, लकड़ी होती है बहुत तेज, ठीक है, और ऐसे धीरे धीरे करो कोई आवाज नहीं। तो इसीलिए ये जो हवा है वो अचानक से फैली, ठीक है। तो वही होता है एक्सप्लोजन में साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अचानक से एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बहुत कम टाइम में प्रोड्यूस होती है, जिससे एक रैंडम क्विक एक्सपेंशन होता है, बहुत तेजी से फैलता है कम टाइम में। तो दैट प्रोड्यूसेस व्हाट, द साउंड। उसी को हम क्या कहते हैं, थंडर, यानी कि गरज जिसको कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज द थंडर। हाँ भाई, पॉइंट समझ में आया मुनाफ? ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द लाइटनिंग सेफ्टी। अगर बिजली हो तो हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए अगर बिजली चमके, ठीक है। या तो जनरली हमें लो राइज बिल्डिंग या फिर शॉर्ट ट्रीज का सहारा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लंबे पेड़ होंगे या लंबी बिल्डिंग्स होगी तो उनका इंटरेक्शन पहले होगा, तो वहां पे बिजली गिरने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होते हैं। दूसरा, अगर आप बस या कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी सारी खिड़कियां बस बंद कर लीजिए, यू विल बी सेफ, ठीक है। जो बिजली होगी वो अंदर तक नहीं आएगी, वो उसके आउटर बॉडी से ट्रैवल करके बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो जब बस या कार में है तो क्या करें, जस्ट क्लोज योर विंडो पेन्स। जब आप बिजली मतलब देखो या फिर गरज सुनो, ठीक है, तो वहां पे ये आप कर सकते हैं, क्लोज योर विंडो पेन्स, ठीक है, दैट इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है। बंद कर लें, सारी खिड़कियों को बंद कर लें, तो उससे क्या होगा कि आप सेफ हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। ठीक है। तो अगर हम बात करें आउटसाइड यानी बाहर, घर के बाहर हम क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो एक तो अम्ब्रेला ना यूज करें, ठीक है। मतलब अगर आप अम्ब्रेला यूज कर रहे हैं तो अगर बहुत ज्यादा बिजली बिजली चमके तो ऐसे नहीं करके, ठीक है, आप इसको टेढ़ा कर सकते हैं या फिर इस टाइप से। मतलब अम्ब्रेला को अपने हेड ओवर हेड नहीं रखना चाहिए, ठीक है, अगर आप बाहर हैं तो। जैसे मैंने आपको बताया कि अम्ब्रेला ले जा सकते हैं, बट अगर बहुत ज्यादा बिजली तो साइड हो जाए, उसको लेके चले नहीं, ठीक है। कब? यस, यानी कि जब बिजली चमके, क्योंकि जरूरी नहीं कि बारिश हो तो बिजली चमके ही, या गरज हो, कभी ऐसा होता है जरूरी, बिना गरज के भी तो बारिश हो जाती है। तो ये कब की बात हो रही है, जब थंडर स्टॉर्म हो, यस, बिजली चमके, बादल गरजे खूब ज्यादा,
तो वहां पे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो अम्ब्रेला ओवरहेड नहीं कि एकदम सीधा यूं लेके चले जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंटेड स्ट्रक्चर है तो उसमें बिजली गिर सकती है, ठीक है, बिजली आ सकती है। दूसरा वही मैंने कहा कि लंबे पेड़ के नीचे नहीं सहारा लेना चाहिए, लंबी बिल्डिंग के नीचे, छोटे पेड़ छोटे जो है बिल्डिंग के नीचे हम ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम बच जाएंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाएंगे बिजली वहां पे गिरने के, ठीक है। तीसरा तो वही है ये वाला, दिस वन, ये वाला पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है कि अगर आप खुले मैदान में, ठीक है, ओपन ग्राउंड, तो आपको क्या करना है, जैसे आप ग्राउंड में हैं तो आप ऐसे नहीं खड़े रहे, अपने आप को क्या कर ले, मतलब अपने घुटनों में और अपने सर को यूं ऐसे करके बैठ ले, स्क्वाट कर ले, नीचे बैठ जाए, क्योंकि आप जब खड़े रहोगे तो आप ज्यादा एक्सपोज हो। लेकिन जब आप जो है अगर खुले ग्राउंड, वहां पे आसपास कुछ है ही नहीं, तो फौरन क्या कर लो, मींस अपने आप को जो है स्क्वाट करके और अपनी सर को कोहनियों में छुपा लो और ऐसे बंद करो, एकदम छोटे से हो जाओ, ताकि एक्सपोजर कम से कम हो, क्योंकि एक्सपोजर कम से कम होगा तो चार्ज डेवलपमेंट बॉडी पे कम होगा, तो आपकी तरफ बिजली के आने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। और अगर नहीं हो तो वही मैंने कहा, शॉर्टर ट्रीज ओपन ग्राउंड में स्क्वाट स्क्वाट कर लीजिए और हेड को नीज में करके स्क्वाटिंग कर लें, ठीक है। लॉन्गर ट्रीज नहीं, बिल्डिंग यानी मतलब लॉन्गर बिल्डिंग अगर है, स्काई स्क्रैपर्स है तो नहीं, वहां पे नहीं, ठीक है। शॉर्ट ट्रीज के नीचे हम सहारा ले सकते हैं, यस वी कैन डू इट, ठीक है। नाउ व्हाट इज इनसाइड हाउस, यानी घर के अंदर का क्या प्रिकॉशन है। तो देखो जनरली घरों में जो वायर्ड चीजें हैं, तार से जो कनेक्टेड है, उसको डिस्कनेक्ट कर दें, ऑफ कर दें, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आपका अवन हो गया, व्हाटएवर, ठीक है। तो जो वायर्ड कनेक्टेड चीजें हैं उनको हम क्या कर दें, ऑफ कर दें, जो वायर्ड चीजें हैं, वायर्ड अप्लायंसेस हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर दें, ऑफ कर दें, उनको उस वक्त यूज ना करें। वायर्ड टेलीफोन यूज ना करें, आप मोबाइल यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वायर्ड टेलीफोन, ये जो होता है घर में बेसिक टेलीफोन, उसको यूज ना करें घर में, ठीक है। उस वक्त है जब तक बिजली चमक रही है। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, अगर लैपटॉप बिना वायर के आपने उससे केबल मतलब चार्जर से नहीं कनेक्ट किया हुआ चार्जिंग पॉइंट से, और आप नॉर्मल यूज कर रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोई मीडियम नहीं मिल रहा ना चार्ज को यहां तक आने का। लेकिन जब आपने वायर कनेक्ट किया हुआ है तो घर के किसी हिस्से में अगर हुआ तो वो वायर के थ्रू आपके अप्लायंस तक आ सकता है, फट सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। तीसरा कि डू नॉट स्टैंड नियर विंडोज, यानी कि खिड़की की तरफ ना खड़े हो, बाहर की तरफ, डू नॉट स्टैंड नियर विंडो, ठीक है, या फिर नियर बालकनी, ठीक है। और अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर, विथ रनिंग वाटर मीन्स अगर बहुत ज्यादा बिजली बिजली चमक रही है, गरज वरज है, तो डू नॉट टेक बाथ, उस वक्त ना नहाएं। क्यों, क्योंकि जो पानी होता है घर का उसमें सॉल्ट्स होते हैं, वो चार्जेस को कंडक्ट करेंगे, कंडक्टर्स होते हैं वो, ठीक है, आपको बिजली करंट लग सकता है, ठीक है। तो इस वजह से उस वक्त अवॉइड करना चाहिए जिस वक्त क्या हो रहा है, बिजली चमक रही है या फिर थंडर स्टॉर्म है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, दैट इज अबाउट द लाइटनिंग। अब कैसे हम सेव हो सकते हैं, ठीक है, हाउ वी कैन बी सेव बाय द लाइटनिंग प्रोसेस। अगर लाइटनिंग हो रही है और हम हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रह रहे हैं अगर, ठीक है, तो ऊंची बिल्डिंग है, कहां जाएंगे फिर, तो वहां पे क्या यूज होता है, एक एक वहां पे जो है स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है जिससे उस बिल्डिंग को बचाया जा सके, उतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग को बचाया जा सके बिजली से। हाँ भाई बनाओ, क्या कहते हैं, बताओ। अच्छा मैं खिड़की बना दूं,
यस मुनाफ, बताओ भाई। ठीक है, उसको कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, और जमीन में मेटल प्लेट्स लगा के एक डेप्थ पे गाड़ दिया जाता है ये मेटल प्लेट्स, और फिर उसके बाद जो है इसको कनेक्ट कर दिया जाता है इससे। ये क्या है? अर्थ। तो इसी को क्या बोलते हैं? अर्थिंग। यानी जब बिजली चमके तो ये जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है इस पे बिजली आ जाती है, और चूंकि अर्थ इतनी बड़ी है कि उसके अंदर फौरन बिजली ट्रेवल करके नीचे चली जाती है, उस बिल्डिंग पे नहीं आती फिर। ठीक है, मतलब इस वायर के थ्रू होते होते कहां पहुंच जाती है? यहां पे। और फिर अर्थ इतनी बड़ी है कि इट टेक्स अप ऑल द चार्जेस। ठीक है, तो ये बिल्डिंग क्या हो जाती है? ये सेफ हो जाती है। तो लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज किया जाता है ताकि जो हाई राइज बिल्डिंग बनाई जा रही हैं तो उनको हम सेव कर सकें बिजली के झटकों से, या फिर। ठीक है, so that is used in high rise buildings to get safe from lightning. Okay, देखो Lightning conductor. Did you know that lightning is a gigantic electric discharge occurring between two charged clouds or between a cloud and any object on the surface of the earth? क्योंकि देखो, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, जब हवा चल रही है बहुत तेज, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर जो भी चीजें हैं, ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, समझ रहे हो, टॉल ट्रीज हैं, ठीक है, तो जब हवा चल रही है तो फ्रिक्शन से इनके ऊपर क्या डेवलप कर जाएगा? चार्जेस। पॉइंट समझ में? क्या डेवलप कर जाएगा? चार्जेस। तो जब चार्जेस डेवलप कर जाएंगे तो इस बिजली के इस पे यहां पे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे जैसे ही उसके इंटरेक्शन में आएगा। पॉइंट समझ में? क्योंकि चार्ज ट्रेवल कर रहा है किधर? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, It was the American scientist Benjamin Franklin who showed that static electricity formed due to friction between the droplets of water and particles in rain clouds results in lightning. A lightning discharge passing through a building can cause serious damage. However, buildings can be protected from such damage if a lightning conductor is installed in the building. A lightning conductor is a device which is used to save tall buildings from lightning.
A lightning conductor is a flat, thick strip of copper with several sharp spikes projecting from the highest point of the building. The lower end of the lightning conductor is connected to the copper plate buried deep into the earth to provide good earthing. When a negatively charged cloud passes over the building, it induces positive charge on the spikes and negative charge on the copper plate. The discharging action of pointed ends sets up an electric wind of positive ions, which neutralizes the negative charge on the cloud. This decreases the potential of the cloud and the negative charge on the copper plate is neutralized in the earth. If lightning strikes the conductor, then an electric discharge passes down the copper plate into the earth and thus prevents the high current from passing through the building. So in this way the lightning conductor works and it saves the building from the lightning. ठीक है, तो ये था हमारा lightning के बारे में. Now coming to the next, and that is earthquake. Next natural phenomenon, and that is earthquake. अच्छा, जो सबसे पहला earthquake आया था, जो रिपोर्टेड है, मतलब जो डिस्क्रिप्शन जिसकी अवेलेबल है, that was in China. मतलब जो रिपोर्टेड, उससे पहले आया ही होगा, लेकिन जो रिपोर्टेड है वो क्या है, that is in China, that is about 1177 BC, 1177 बिफोर क्राइस्ट जो है, चाइना में सबसे पहला अर्थक्वेक क्या हो गया, वो नोटिस किया गया था. ठीक है, उसके बाद यूरोप में सबसे पहले, यूरोप में सबसे पहले जो अर्थक्वेक रिपोर्ट किया गया था, दैट इज इन 580 BC. ओके, तो अर्थक्वेक क्यों आता है, इसको समझने से पहले हमें अर्थ को समझना पड़ेगा. ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, सो अर्थ हैज डिफरेंट लेयर्स. जैसे एक एप्पल होता है ना, तो जैसे जब आप एप्पल का छिलका निकालते हो, तो बेसिकली जो एप्पल का छिलके है, दैट इज द थिकनेस, वो आप रिलेट कर सकते हो किससे, अर्थ के क्रस्ट से. और ये जो क्रस्ट होता है, दैट इज अबाउट 60 किलोमीटर. जैसे अभी आप जमीन है 60 किलोमीटर तक चले जाएं नीचे, तो आपको क्या मिलेगी, अर्थ की क्रस्ट लेयर मिलेगी. तो दैट इज अबाउट 60 किलोमीटर्स इन डेप्थ. फिर नेक्स्ट लेयर आती है अबाउट मेंटल. ठीक है, सेकेंड लेयर आती है मेंटल, दैट इज द अर्थ. ठीक है, और फिर लास्ट वन आती है, दैट इज कोर, जो एकदम सेंटर में होती है, दैट इज कोर. ओके, अच्छा, अगर हम इस कोर की बात करें, तो ये जो कोर है, ये सेंटर से लेके कोर का जो ये रेडियस है, यू कैन से दैट इज अबाउट 3400 किलोमीटर्स. क्योंकि एक होता है आउटर, अगर हम बात करें कि कोर की ही सिर्फ, तो कोर में ही एक होता है इनर कोर और एक होता है आउटर कोर. मतलब ये पूरा कोर है, जिसमें ये ब्लू रीजन क्या शो कर रहा है, आउटर कोर, और ये जो रेड रीजन है ये शो कर रहा है इनर कोर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द इनर कोर. ठीक है, तो इस वजह से अगर हम बात करें, तो ये जो हमारा अर्थ है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स. क्या हमेशा से ये इस फॉर्म में था? अगर कोर को देखो तो कोर कैसा होता है, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है, तो ये जो लिक्विड फॉर्म में अर्थ में अवेलेबल है, जो कि जब अर्थक्वेक आता है और या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो वही लिक्विड मटेरियल बाहर आता है ना, वॉल्केनो. ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि अर्थ जो है, हीट की वजह से जब वो फॉर्म हो रहा था, इट टुक्स अबाउट मिलियंस ऑफ इयर्स.
जिसमें वो अर्थ प्रॉपरली फॉर्म हुई, ठीक है। तो शुरू में वो मोल्टन फॉर्म में ही थी, पहले गैशियस फॉर्म में आई, फिर धीरे धीरे मोल्टन फॉर्म में आई, फिर धीरे धीरे हार्ड हुई, ठीक है। तो अपर वाला रीजन जो है ये तो हार्ड हो गया, लेकिन जो कोर रीजन है वो अभी भी क्या है, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो ये सब जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो अर्थक्वेक में कंट्रीब्यूट करता है। मींस अर्थक्वेक आने में, यानी अर्थक्वेक बेसिकली क्या है, दैट शेकिंग ऑफ अर्थ लेयर। तो कुछ प्लेट्स होती हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, वो प्लेट्स आपस में जब लड़ती हैं तो अर्थक्वेक आता है। या फिर कोई ऐसी मींस जैसे मेटेरॉइट हुआ, मिट्योर हुआ, वो अर्थ पे गिरा, जो जिसकी वजह से शेकिंग हुई, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। या किसी रीजन में ब्लास्ट हुआ, समझ रहे हो, ब्लास्ट इन द सेंस होता है ना पहाड़ तोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ब्लास्ट हुआ तो जिसकी वजह से क्या होता है, आसपास की जमीन शेक करती है, वो भी अर्थक्वेक का वजह बनती है। या फिर कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसके आसपास की जो जमीन होगी वो भी क्या करेगी, शेक करेगी ना, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो अगर हम अर्थक्वेक की बात करें कि व्हाट इज अर्थक्वेक, सो लेट्स स्टार्ट इट, और फिर क्या उसकी वजह है, और उससे रिलेटेड टर्म्स को हम सीखेंगे। तो अर्थक्वेक को अगर हम डिफाइन करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं, द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ different parts of lithosphere producing high intensity shock waves is called earthquake, is called earthquake, ठीक है। अब देखो ये क्या है, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर यानी जमीनी हिस्सा, ठीक है। तो द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि लिथोस्फेयर जो जमीन है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अगर मूव कर जाते हैं, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट है जिसकी वजह से शेकिंग प्रोड्यूस हो रही है, एक वेव प्रोड्यूस हो रहा है, शॉक वेव, ठीक है, हाई इंटेंसिटी शॉक वेव प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द अर्थक्वेक। या फिर अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एनी सडन मूवमेंट, एनी सडन मूवमेंट, ठीक है, ऑफ पार्ट ऑफ the earth's crust caused by an abrupt release of strain accumulated in it over a long period of time is called earthquake. ठीक है, क्योंकि कह रहे कोई भी सडन मूवमेंट, अचानक से मूवमेंट हो अर्थ के किसी पार्ट में, जो किसी स्ट्रेन की वजह से हो, जो कि अर्थ के अंदर बहुत दिनों से इकट्ठा हो, और अचानक से वो स्ट्रेन निकला हो, वो प्रेशर निकला हो, तो उसकी वजह से जो अर्थ का हिस्सा हिलता है, तो उस हिलने को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द अर्थक्वेक, ठीक है, सिंपल। अब यहां पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं, जैसे सीस्मिक फोकस, एपी सेंटर, फोकल डेप्थ, ये सब क्या होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द
अर्थक्वेक जिसको हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। हम्म, चलो इसको ये देख लेते हैं। अब देखो, अब यहां पे एक टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीज्मिक फोकस, या जिसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। जैसे मान लो ये वो एरिया है जहां पे अर्थक्वेक आया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अर्थक्वेक क्या है, अर्थ के अंदर का एक डिस्टरबेंस है। तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट होता है, दिख रहा है ये, ठीक है, ये स्टार जो रेड स्टार बना हुआ है, ठीक है, वो पॉइंट जहां से वो शॉक वेव्स, अर्थक्वेक की वेव्स स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीज्मिक फोकस। क्या बोलते हैं, सीज्मिक फोकस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, द सीज्मिक फोकस, सीज्मिक फोकस। या फिर जिसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। अर्थक्वेक का क्या, हाइपोसेंटर, हाइपो मतलब नीचे, तो जाहिर सी बात अर्थक्वेक तो ऊपर महसूस हुआ, लेकिन उसके नीचे जहां से वो शॉक वेव्स आई हैं उसको हम बोलते हैं सीज्मिक फोकस या फिर हाइपोसेंटर। अब देखो, ये बताओ, सीज्मिक फोकस से अब ये वेव्स देखो निकल रही है ना, ठीक है। ये बताओ, सीज्मिक वेव्स जो ये निकल रही हैं, तो वो एरिया जितना सीज्मिक वेव्स के करीब होगा वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा महसूस होगा, या जितना दूर होगा वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा महसूस होगा, जो पास होगा। तो इसका मतलब यही हो गया कि सीज्मिक फोकस या हाइपोसेंटर जितना अगर नीचे हुआ, पॉइंट समझ में आया, यानी कि अगर यहां पे अर्थक्वेक है फॉर एग्जांपल आया, तो अगर इंटेंसिटी बहुत हाई है इसका मतलब सीज्मिक फोकस ऊपर है, और अगर बहुत ही कम है तो इसका मतलब कहीं सीज्मिक फोकस है जहां से वो वेव्स निकल के आ रही हैं, तो हम दूर हैं उससे, इस वजह से हमें ज्यादा इंटेंसिटी महसूस नहीं हुई है, ठीक है। तो अर्थक्वेक का जो हाइपोसेंटर होता है, द पॉइंट फ्रॉम विच द शॉक वेव्स या सीज्मिक वेव्स ओरिजिनेट, उसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं या फिर सीज्मिक फोकस कहते हैं। नेक्स्ट आता है एपी सेंटर, ठीक है। अब एपी सेंटर किसको कहते हैं, सीज्मिक फोकस के ठीक ऊपर वाला जमीन का हिस्सा, ठीक है। ये जो ब्लू स्टार दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, एपी सेंटर, ठीक है। मींस यहां पे क्या हो रहा है, दैट इज द अर्थक्वेक इज बीइंग, दैट इज फेल्ट, यहां पे वो अर्थक्वेक जो है महसूस हो रहा है। उसके बाद देखो यहां पे क्या होगा कि एपी सेंटर और सीज्मिक फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड फोकल डेप्थ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फोकल डेप्थ। और फोकल डेप्थ जितना कम होगा उतनी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और फोकल डेप्थ जितना ज्यादा होगा, ठीक है, मींस जैसे आप कह सकते हैं कि, अच्छा इसको लिखना चाहो तो ये भी कह सकते हो, यहां पे जैसे मिसाल के तौर पर देखो, यहां पे ये आपका क्या है, एपी सेंटर, और यहां पे क्या है, देयर इज अ हाइपोसेंटर। अब ये डिस्टेंस जो है ये कहलाती है क्या, फोकल डेप्थ, ठीक है। अब मान लो कि यहां पे इंटेंसिटी है,
अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी यहाँ पे, मतलब ये हाइपोसेंटर यहाँ पे एकदम यहाँ पे नीचे, मान लो कि 2 किलोमीटर नीचे है, तो ये बताओ 2 किलोमीटर नीचे एक सीस्मिक फोकस है और एक 50 किलोमीटर नीचे है, तो ये बताओ कहां पे जो है मूवमेंट या फिर शॉक वेव्स तुम्हें ज्यादा मिलेंगी। एपी सेंटर यही है, एपी सेंटर मतलब यहीं पे अर्थक्वेक आया है, ठीक है। तो उसी के जस्ट नीचे जो है आपका सीस्मिक फोकस होगा, ठीक है। सीस्मिक फोकस की डेप्थ ज्यादा होगी तो अर्थक्वेक ज्यादा महसूस होगा, या सीस्मिक फोकस एकदम यहां पे होगा नीचे, तब जो है वो अर्थक्वेक ज्यादा महसूस होगा। तब नहीं महसूस होगा, नहीं, जब फोकल डेप्थ ज्यादा होगी तो अर्थक्वेक डीप होगा, तगड़ा होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि एक जमीन का बड़ा हिस्सा हिलेगा, पॉइंट समझ में आया। और फोकल डेप्थ जब कम होगी ऊपर तो एक जमीन का छोटा हिस्सा जो है वो अर्थक्वेक जो है वो अर्थक्वेक आएगा, पॉइंट समझ में आया। तो इसीलिए अगर फोकल डेप्थ ज्यादा है तो उसको कहते हैं डीप अर्थक्वेक, और फोकल डेप्थ अगर कम है, ठीक है, फोकल डेप्थ अगर कम है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द शैलो, उसको हम शैलो बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे वही चीज है कि सीस्मिक फोकस है, दो सिचुएशन में आपको बना रहा हूं, मान लो कि यहां पे ये है एपी सेंटर, ठीक है, अब यहां पे ये हाइपोसेंटर, और यहां पे है एपी सेंटर और यहां पे है हाइपोसेंटर, तो ऑब्वियसली शॉक वेव्स यहां से निकलेंगी, ठीक है, और एक यहां से निकल रही हैं, ठीक है। तो अगर फोकल डेप्थ ज्यादा है यहां पे, तो यहां पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहां पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्लियर। लेकिन सीस्मिक फोकस से जितना आप दूर चलते चले जाओगे, ठीक है, जितना आप दूर चलते चले जाओगे उतना क्या होगा, इंटेंसिटी अर्थक्वेक की कम होती चली जाएगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ भाई मुनाफ, कोई डाउट? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म एंड दैट इज नोन एज सीज्मोग्राफ, ठीक है। अब देखो सीज्मोग्राफ क्या होता है, सीज्मोग्राफ होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो सीज्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। मींस द इंस्ट्रूमेंट which detects and records the intensity of seismic waves, ठीक है। तो देखो यहां पे थोड़ा सा एक आपको कंफ्यूजन होगा, अभी मैं नेक्स्ट बता रहा हूं। सीज्मोग्राम, सीज्मोग्राम किसको कहते हैं, दैट इज द ग्राफ रिकॉर्डेड, अब देखो मान लो ये एक पेपर है, अब इसके ऊपर इंटेंसिटी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, हालांकि नाम देखो ये क्या है, सीज्मोग्राफ इसको दिया गया है, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सीज्मोग्राफ मतलब जो ग्राफ पेपर पे जो रिकॉर्डेड वेव्स है, ठीक है। हालांकि जो रिकॉर्डेड जो ग्राफ होता है, जो पेपर निकलता है या मॉनिटर पे जो हम देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीज्मोग्राम, और जो डिवाइस होता है उसको हम कहते हैं सीज्मोग्राफ, ठीक है। तो अब यहां पे ये चीज समझ में आ रही है कि भाई अर्थक्वेक आता है तो हम कहते हैं भाई कम आया, ज्यादा तगड़ा था, बहुत हल्का था, तो ये जो है इसको मेजर करने के लिए कोई स्केल होनी चाहिए, और उस स्केल को हम कहते हैं रिक्टर स्केल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द रिक्टर स्केल, ठीक है। रिक्टर स्केल इज यूज्ड
to describe the magnitude of earthquake. उस मैग्नीट्यूड से, उस वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि वो अर्थक्वेक कितना स्ट्रॉन्ग था या अर्थक्वेक कितना वीक था। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब जैसे that is seismogram. See, this is the seismogram. ठीक है, that is the graph. ये दिख रहा है ना, यानी ग्राफ पे जो इंटेंसिटी दिख रही है, यहां से क्या पता चला, इंटेंसिटी बढ़ गई, कम हो गई। ठीक है, ये देखो एक सिलेंडर पे भी एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, अब इस पे एक पिन लगी होती है, नीडल लगी होती है, तो ये मूव करता रहता है। तो ऑब्वियसली जब अर्थक्वेक ज्यादा आएगा तो वो नीडल हिलेगी, और अर्थक्वेक नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन होगी तो दैट विल बी नॉर्मल। और ये ड्रम ऐसे क्या करता है, ये रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो इस पे भी हम रिकॉर्ड करते हैं। अब तो सब डिजिटल हो गया, तो डिजिटल फॉर्म में सारे दिख रही है, दैट इज अ सीस्मोग्राम। ठीक है, और सीस्मोग्राफ क्या होता है, दैट इज द डिवाइस, दिस इज द सीस्मोग्राफ, देख रहे हैं, this is the device which is used to measure the magnitude of the earthquake. अब हम सिंपल लेवल पे भी बना सकते हैं, सिंपल तरीके से भी सीस्मोग्राफ बनाया जा सकता है। ठीक है, दिख रहा है, देखो ये नीडल होती है, ये ऐसे ऐसे इसको करती है, मींस वाइब्रेट करती है। अर्थक्वेक ज्यादा हुआ तो ज्यादा वाइब्रेट करेगी, जिससे हमें वैल्यू पता चल जाएगी और हम ये जान सकेंगे कि अर्थक्वेक कितना इंटेंस था या नहीं था। ठीक है, We know that earthquakes cause tremors on the earth. The tremors produce waves on the surface of the earth. These are called seismic waves. Seismic waves are recorded by an instrument called the seismograph. The instrument is simply a vibrating rod or a pendulum which starts vibrating when tremors occur. A pen or a marker is attached to the vibrating system. The pen records the seismic waves on a paper which moves under it. Trigger a mock earthquake on the table to see the seismograph in action. We can see that the pendulum tip records the earthquake on a graph sheet. In this activity, we have seen the recording of seismic waves caused by earthquakes. yeah. ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि अर्थक्वेक, जितना भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट सारी चीजें हम देख लें, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मेथड नहीं डिवाइस हो पाया कि हमें पहले से पता चल जाए कि अर्थक्वेक आने वाला है। जब अर्थक्वेक आता है तभी हमें पता चल पाए, बारिश होने वाली पता चल जाता है, समझ रहे हैं, ओले गिरने वाले पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, लेकिन अर्थक्वेक ऐसा जो है वो हम कह सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर है जिसको हम पहले से नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हो कि हमें पहले पता चले, हालांकि सब रिसर्च चल रही है कैसे हम पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो कैसे आ सकता है, या फिर आ जाए तो हम जान बचा लें। ठीक है, तो कहने का मतलब वही हो गया कि जैसे, हाँ, लेकिन दूसरे एनिमल्स होते हैं, अगर कहीं अर्थक्वेक आने वाला होता है तो वो स्ट्रेंथ को, उस वेव्स को वो सेंस कर लेते हैं। तो इसीलिए एक तरीका ये होता है कि आसपास अगर जानवरों की एक्टिविटी बहुत ही अनयूजुअल दिख रही है, ठीक है, चिड़िया उड़ने लगी अचानक से, जानवर इधर उधर भागने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, और बहुत ही एक बड़े लेवल पे, तो इसका मतलब है कि कुछ अनयूजुअल है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अर्थक्वेक ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन वो सेंस कर लेते हैं उस वेव्स को जो वहां से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है,
तो चलिए अब इसके आगे हम कल बात करेंगे, कल ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर आगे जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको हम कवर करते हैं। वो इसी लेता ताकि स्ट्रिंग इधर उधर ना जाए, क्योंकि मैग्नेट क्या करेगा, उसको बीच में रखेगा। ठीक है, तो वो अब वो सॉलिड फॉर्म में एकदम रख देते एकदम रिजिड, तो जाहिर सी बात है उसको हैंग करना है, तो हैंग करने में वो इधर भी जा सकता था, तो मैग्नेटिक पोल्स की वजह से वो बीच में रहेगा, तो ना वो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अब इस पे जो है, जो आज हमने लेक्चर लिया है, इसके ऊपर क्या जाएगी, दैट विल बी क्विज। ठीक है, क्विज गूगल क्लासरूम पे शेयर होगी और उस क्विज को अटेंड करना। जब आप उसके लिंक ओपन करेंगे तो वहां पे निक नेम का ऑप्शन आएगा, निक नेम में अपना नाम आप डालेंगे और उसको अटेंड करेंगे, और एक ही बार अटेंड कर सकते हैं। अगर नेटवर्क चला जाता है, अगर आपने 50% से कम अटेंड किया हुआ है तो आप दोबारा अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर 50% से ऊपर अटेम्प्ट किया है तो फिर आप अटेम्प्ट भी करेंगे तब भी ऑटोमेटिकली वो वहां से हट जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया आपने अटेम्प्ट कर लिया 50% और आपका नेटवर्क चला गया, ठीक है, फिर आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, क्विज तो अटेम्प्ट कर लेंगे लेकिन फाइनल रिजल्ट में वो वहां से हटा देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 50% से ऊपर हो गया, मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन कर लिया, तो अगर कुछ गलत भी हुआ तो अब दोबारा उसको सही कर सकता है कोई भी। ठीक है, इस वजह से ये डाला गया। तो कोशिश करें कि एक बार में हम उसको अटेम्प्ट करें, और हर क्वेश्चन पे अलग अलग टाइम होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, 20 सेकंड 30 सेकंड का एक टाइम होता है, तो जो करेक्ट आंसर है उसको आपको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं क्विज भेजूंगा उसको जब घर पहुंचिएगा, और रात में 11 बजे से पहले पहले तक का टाइम रहता है, 11 बजे से पहले पहले आप कभी भी उसको प्ले कर सकते हैं। ओके, और वो किस पे बेस्ड होगा, जो आज लेक्चर हुआ है उसी पे वो 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है।